नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 3 और 4 मई दोनों ही दिन का करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो जो भी करंट अफेयर्स 2 दिनों में बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को 2024 का विक्टरी गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। असम की वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार विटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इससे पहले ये 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। उन्हें लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एडजुएंट स्टार्क, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, ठीक है, तो इस पक्षी के संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास को संरक्षित करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। हरगिला पक्षी की बात करें तो ये पक्षी जो है सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों को खाता है। ठीक है, इसलिए इसे लोग जो है गंदी और अवांछित पक्षी के रूप में जानते हैं। वे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये पक्षी जो है पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। हरगिला पक्षी मुख्य रूप से उत्तर पूर्व, विशेष रूप से असम के आर्द्रभूमि क्षेत्रों में पाया जाता है। पक्षियों की आबादी जो लगातार घट रही थी, तो ये लगभग 450 के करीब रह गई थी घट करके। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर पूर्णिमा और उनकी हरगिला सेना, ठीक है, इनके द्वारा एक संगठन बनाया गया है जिसे हरगिला सेना कहा जाता है। तो इन्होंने जो है संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा दिया, जिससे अब ये संख्या बढ़ करके 1800 से अधिक हो गई है। ठीक है, तो इसलिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। विटली अवार्ड की बात करें तो विटली फंड फॉर नेचर यूनाइटेड किंगडम में यूके में स्थित एक संस्था है। इसके द्वारा ये पुरस्कार 2007 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इस संस्था की स्थापना 1993 में की गई थी और ये पुरस्कार हाल ही में 2024 के लिए दिए गए हैं, तो जिनमें एक भारतीय को भी ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये सूची यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ से आप पूरी सूची पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भारत की पूर्णिमा देवी को भारत की हैं ये, इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है और अन्य 6 लोगों के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये आप जा करके अगर यहाँ साफ ना दिखाई थी तो PDF डाउनलोड कर लीजिए इसकी। ठीक है, और PDF से आप पढ़ सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 3 मई को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस एक स्वस्थ और कार्यशील लोकतंत्र के लिए प्रेस के महत्व को रेखांकित करता है कि प्रेस कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक समय में लोकतंत्र के 4 स्तंभ कौन कौन से बताए गए हैं? तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा है प्रेस। ठीक है, तो ये चारों जो है लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को ने 29 अप्रैल से 3 मई 1991 तक विंडहॉक नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक, तो यहाँ पर एक स्वतंत्र बहुलवादी प्रेस सम्मेलन या सेमिनार आयोजित किया था। ठीक है, प्रेस को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इस सम्मेलन का जो समापन है वो 3 मई को हुआ था। ठीक है, 3 मई 1991 को, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है 3 मई को। ठीक है, तो 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, और जो प्रस्ताव पारित हो गया था और पहला जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो 1994 में मनाया गया था। 2024 का विषय क्या रहा है? तो ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। ठीक है, ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता 2024 का विषय रहा है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) में जो है सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। डायरेक्ट प्रेस को संविधान में मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, इंडियन एक्सप्रेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का ये मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख डायरेक्ट रूप से संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, वो किसके तहत है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना है। सोलोमन द्वीप समूह के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो चुने गए हैं जेरेमिया मानेले। पूर्व विदेश मंत्री जेरेमिया मानेले को
सोलोमन द्वीप समूह का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, ठीक है। और इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनसे सोगावारे का स्थान लिया है। और जो नए प्रधानमंत्री बने हैं इन्हें चीन समर्थक माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने वहाँ की जो राष्ट्रीय संसद है उसमें 50 सदस्य होते हैं, जिसमें से 31 वोट हासिल किए हैं। इस देश ने जो है सोलोमन द्वीप समूह ने 2022 में चीन के साथ एक सुरक्षा समझौता भी किया था, ठीक है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये क्षेत्र काफ़ी स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चीन की ओर इस देश का झुकाव देखने को मिल रहा है। यह है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है सोलोमन आइलैंड, ठीक है। सोलोमन आइलैंड की बात करें तो सोलोमन द्वीप समूह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है, ठीक है। और ये जो द्वीपीय देश है ये ज्वालामुखी द्वीप और मूंगा द्वीप, जिसे एटोल द्वीप भी कहते हैं, इन दोनों प्रकार के द्वीपों से मिलकर के बना ये देश है। इसे 7 जुलाई 1978 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली, ठीक है। लेकिन ये राष्ट्रमंडल देशों में अभी भी शामिल है, तो इसलिए यहाँ का जो प्रशासक होता है वो जो ब्रिटेन का प्रशासक है या राजा है वही यहाँ का राजा होता है। तो जो चार्ल्स तृतीय हैं वो यहाँ के राजा हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो जेरेमिया ओनली। राजधानी यहाँ की क्या है तो होनिहारा यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा तो सोलोमन द्वीपीय डॉलर यहाँ की मुद्रा है। तो ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस करी। भारत ने किस देश के साथ शीर्ष ऑडिट संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है नेपाल के साथ। तो भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने नेपाल के मालिका परीक्षक तोयम राया के साथ दोनों संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो जो भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक है वो भारत का शीर्ष ऑडिट संस्था है, जबकि जो नेपाल का इसी प्रकार जो शीर्ष ऑडिट संस्था है, तो इन दोनों संस्थाओं के बीच आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य 2 सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाना और लेखा परीक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता का आदान प्रदान करना है। इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? तो इसको जारी करता है OECD जारी करता है इसको। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने 2 मई 2024 को जारी अपनी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, तो इसने अपनी नवीनतम इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो इसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास दर का जो अनुमान है इसने अब इसको बढ़ा करके 6.6% कर दिया है, ठीक है। तो भारत की जो इकोनॉमी है वो 6.6% की दर से बढ़ेगी, ये अनुमान लगाया है OECD ने, ठीक है। और अन्य संस्थाओं के भी यहाँ पर अनुमान लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये विभिन्न रेटिंग एजेंसियाँ हैं और ये कब अपडेट आया था तो ये चीज़ भी मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। और ये फाइनेंशियल ईयर 23 में क्या रहा था, ठीक है। 23 का मतलब है 2022-23, ठीक है, 2022-23, ठीक है। और 24 का मतलब क्या है तो 24 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। तो ये आंकड़े दिए गए हैं अलग अलग रेटिंग एजेंसियों के, उन्होंने क्या अनुमान लगाए हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़रूरी जो आंकड़े होते हैं वो NSO के होते हैं, ठीक है। तो NSO की याद रखिए। और NSO के जो आंकड़े हैं उनको हमने थोड़ा क्वार्टर वाइज भी डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसमें 2024-25 के क्वार्टर 1 के लिए 8.2% का अनुमान लगाया है और क्वार्टर 2 के लिए 8.1% का अनुमान लगाया है, ठीक है। और जैसे ही क्वार्टर 4, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के आंकड़े आएंगे तो वो भी हम आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है। GDP क्या होती है? एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के वैल्यू मूल्य को कहते हैं GDP। अगला प्रश्न है कौन सी 3 निर्वाचित महिला पंचायत सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र के SDG का स्थानीयकरण भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाएं नेतृत्व कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो ये उपरोक्त तीनों ही महिलाओं को चुना गया है, ठीक है। तीनों ही महिलाओं को चुना गया है, इसलिए जो हमारा उत्तर है वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पर उपरोक्त सभी भी आप कर सकते हैं। तो इन तीनों ही नीरू यादव, सुप्रिया दत्ता और कुनुकु हेमा कुमारी, तो इन तीनों को चुना गया है इसमें भाग लेने के लिए। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के SDG का स्थानीयकरण भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनुकु हेमा कुमारी का चयन किया गया है, ठीक है। ये महिलाएं जो है 3 मई 2024 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगी, ठीक है। तो 3 मई गुजर चुका है तो उन्होंने भाग लिया। और इनमें से ये कौन कौन से राज्य से हैं, ठीक है। तो ये त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। तो जिसमें
जो नीरू यादव हैं वो हैं राजस्थान से, ठीक है। और सुप्रिया हैं त्रिपुरा से, ठीक है। और जो कुनकू हैं वो हैं आंध्र प्रदेश से। तो ये तीनों राज्यों से 3 निर्वाचित महिला प्रतिनिधि जो है, इसके साथ साथ जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के 57वें सत्र में भी हिस्सा लेंगी। तो ये दोनों जो है कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का 57वां सत्र और SDG का स्थानीकरण भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व, ठीक है। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के तहत ही जो भारत का पंचायती राज मंत्रालय है वो इसको नेतृत्व कर रहा है या इसको आयोजित कर रहा है, ठीक है। और इससे जो सम्मेलन है इसमें भाग लेने के लिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव हैं विवेक भारद्वाज। तो इन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है जो NPCI है, जो भारत में फ़ोन पे से संबंधित कार्य को देखती है, ठीक है। लेन देन से संबंधित जो भुगतान के कार्य होते हैं, तो NPCI का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्करण है, तो जिसे कहते हैं NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी NIPL, ठीक है, NIPL। तो इसने जो है नामीबिया में भारत के UPI के समान वास्तविक समय भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए, तो नामीबिया में भारत की तरीके से UPI वहाँ पर शुरू करेगा, ठीक है। शुरू करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ हाथ मिलाया है या समझौता किया है, ठीक है। तो ये बैंक ऑफ नामीबिया को NPIL सहयोग करेगा वहाँ पर भारत का जो UPI है उस तरीके का इंटरफेस विकसित करने के लिए। भारत जो है 2025 में गुवाहाटी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। तो विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी 2025 में। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज टेबून थॉमस पर ICC ने मैच फिक्सिंग के कारण 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो ये वेस्टइंडीज के बल्लेबाज हैं, इन पर ICC ने मैच फिक्सिंग के कारण 5 साल का बैन लगाया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 और 4 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।